नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से इलाहाबाद कैंपस कोचिंग के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। साथियों, डेली प्रश्नोत्तरी में आज हम भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित कुछ प्रश्नों को लेकर के आपके बीच में उपस्थित हुए हैं। ध्यान रखें, यहाँ से आपके एग्जाम में निश्चित रूप से क्वेश्चन फंसेगा, इसलिए इस सभी क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कर डालिए। ये आपके आने वाले किसी भी प्रकार के एग्जाम के लिए समान रूप से उत्तरदायी हो, चाहे वह यूपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो या अदर स्टेट पीसीएस हो, सबसे यहाँ से क्वेश्चन मिलने वाले हैं। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं। आपका ये रहा पहला क्वेश्चन। टॉपिक है आपका गरीबी और बेरोजगारी। यहाँ से हम लोग क्वेश्चन को लेकर के आज डिस्कस करने वाले हैं। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। भारत में निर्धनता का स्तर आकलन किया जाता है। भारत में जो गरीबी है या निर्धनता है, जो पॉवर्टी है, उसका आकलन किसके आधार पर किया जाता है? ध्यान रखिएगा, इसमें ऑप्शन दिया है, इसी के आधार पर आपको आंसर देना है। तो वर्तमान समय में किसके आधार पर किया जाता है? कह रहा है विभिन्न राज्यों में प्रति व्यक्ति आय के आधार पर। जी नहीं, इसके आधार पर नहीं किया जाता है। दूसरा है परिवार की औसत आय के आधार पर, ये भी नहीं है। परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर, ये आपका आंसर सही होगा। ये वाला आंसर आपका सही है, ये आपका आंसर सही है। ध्यान रखिएगा, हमारे देश में निर्धनता का जो मापक है, जो निर्धनता का मापन का कार्य वर्तमान समय में करता है, वह करता है नीति आयोग। नीति आयोग के पहले योजना आयोग करता था। इस नीति आयोग के अनुसार वर्तमान में हमारे देश में कुल 2024 का जो आंकड़ा है, 15 जनवरी 2024 को जो आंकड़ा जारी किया गया था, उसके अनुसार हमारे देश में कुल 11.28% गरीबी है। कितना है? 11.28% पूरे देश में गरीबी है। एक कब? 15 जनवरी 2024 की रिपोर्ट के अनुसार, ये नीति आयोग कह रहा है। ध्यान रखिएगा। और इसका जो आधार है, वो आधार है क्या है? परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर, कि एक परिवार एक जो है माह में औसतन कितना खर्च करता है, उसके आधार पर। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये आपके सामने, निम्नलिखित समितियों में से किसने मात्र पोषक तत्वों की आवश्यकता के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण किया? पोषक तत्वों के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण मतलब प्रति व्यक्ति कैलोरी उपभोग के आधार पर सबसे पहले जिसने किया था वह थी अलग समिति। ये अलग समिति आपका सही आंसर होगा। अलग समिति कौन सी कमेटी है? अलग। ध्यान रखिएगा, सुरेश तेंदुलकर भी गरीबी रेखा के लिए निर्धारण करने के लिए समिति गठित की गई। लकड़वाला समिति भी इसी से संबंधित है। सी रंगराजन समिति भी इसी से संबंधित है। यद्यपि लकड़वाला और अलग समिति दोनों इसी से लगभग संबंधित है, लेकिन पहली बार अलग समिति के द्वारा किया गया था। ठीक है ना? पहली बार किसके द्वारा? अलग समिति के द्वारा 1979 में इसको जो है 77 में गठित किया गया था। 79 में उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी, जिसमें कहा था कि भारत में जो है गरीबी का जो निर्धारण हो वो किसके आधार पर हो? वो एक व्यक्ति कितना पोषक तत्व प्राप्त करता है उसके आधार पर हो। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अलग समिति। ठीक है ना? क्या होगा? अलग समिति। चलिए साथियों, हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन क्या कह रहा है? गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले जनसंख्या के अनुमान के नए मानक निर्धारण करने के लिए भारत सरकार के एक समिति गठित की थी। निम्न में से इसके समिति के अध्यक्ष कौन थे? इस समिति के अध्यक्ष कौन थे? ध्यान रखिएगा, किसके लिए कह रहा है? गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली जनसंख्या के अनुमान। ठीक है ना? गरीबी रेखा के नीचे कितने लोग जो है जनसंख्या है हमारी, तो उसके लिए ध्यान रखें सुरेश तेंदुलकर समिति। इसमें से कौन सी समिति है? सुरेश तेंदुलकर समिति। ध्यान रखिएगा, भारत सरकार ने गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों की जो है निर्धारण के लिए 2005 में सुरेश तेंदुलकर समिति का गठन किया था। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट को 2009 में दिया था। अपनी रिपोर्ट कब दी थी? 2009 में। और उस समय इसने बताया था कि भारत में जो गरीबी है
लगभग 37% है। यद्यपि इनका जो प्रति व्यक्ति उपभोग था वो बहुत कम था। गांव में लगभग, शहर में लगभग 1000 रुपये के लगभग था और शहर में 672 लगभग के रुपए के लगभग था, जिसकी काफी आलोचना की गई थी। जब इसकी आलोचना काफी की गई कि क्या इतने से एक व्यक्ति पूरे महीने में जो खर्च करता है और ये मानक जो बनाया गया, तो क्या उससे उसका पेट भर सकता है क्या? तो काफी आलोचना के शिकार हुए थे। इसीलिए फिर क्या हुआ था कि 2012 में, ठीक है ना, इस जो है एक समिति और गठित की गई, सी रंगराजन समिति। सी रंगराजन समिति जो है सुरेश तेंदुलकर समिति के जो निर्धारित है उसमें थोड़ा सा इंप्रूवमेंट, थोड़ा सा सुधार किया, थोड़ा सा मानक को स्टैंडर्ड रखा, बस। तो ध्यान रखिएगा। तो कौन सी समिति? सुरेश तेंदुलकर समिति, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं साथियों। ये आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन लारेंज वक्र के द्वारा मापा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर्ड बाय द लारेंज कर्व? लारेंज कर्व के द्वारा कौन सा ये मेजरमेंट किया जाता है, इसको आपको बताना है। कह रहा है अशिक्षा के लिए? नहीं, अशिक्षा नहीं। बेरोजगारी, ये भी लारेंज वक्र नहीं मापता है। जनसंख्या की वृद्धि दर को लारेंज वक्र नहीं मापता है। लारेंज वक्र मापते किसके? आय में विषमता के आधार पर। आय में विषमता, लारेंज वक्र ये कहता है कि आर्थिक वृद्धि के साथ जो आय का वितरण है वह कैसा है, उसको बताने के लिए एक वक्र बनाया जिसे लारेंज वक्र कहते हैं। इस लारेंज वक्र में कहा गया कि लारेंज वक्र जितना समता रेखा के नजदीक होगा उतनी ही आय में विषमता अधिक होगी, ठीक है ना, कम होगी, कम होगी, और जितना दूर होगा उतनी अधिक होगी। चलिए इसको ध्यान रखिएगा, लारेंज वक्र आय में विषमता से संबंधित है। तो आपका सही आंसर क्या होगा? ये वाला। तो आपका सही आंसर क्या है? डी वाला। साथियों आप लोगों को एक चीजें जो है ध्यान रखना है कि जितने भी क्वेश्चन कराए जाते हैं विभिन्न विषयों को, आप लोग उस टॉपिक को पढ़िए और टॉपिक पढ़ करके इसको जरूर क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। देखिए कितना क्वेश्चन का आंसर आप दे पाते हैं। दूसरी चीजें, अभी हम लोगों का जो है एक नया बैच सुबह के समय ऑनलाइन हम लोग शुरू कर रहे हैं। ऑनलाइन इस बैच में हम लोग यूपी स्टेट पीसीएस के साथ साथ अदर स्टेट पीसीएस को भी फोकस कर रहे हैं, और साथ में और स्टेट के जितने भी एग्जाम होते हैं उन एग्जामों को कवर करते हुए मात्र 4999 रुपये का एक बैच हम लोगों ने जो है लेकर के आए हुए हैं। उसको आप लोग जरूर परचेज कर लीजिए और 2 साल का उसका पूरा सब्सक्रिप्शन मिलेगा और आप लोग उसका पूरा आनंद लीजिए, ठीक है ना। आनंद लीजिए और एंजॉय कीजिए पढ़ाई को, और साथ में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। इससे बेस्ट कुछ नहीं होगा। पढ़ाई को एंजॉय करते हुए पढ़िए और सिलेक्शन के आप काफ़ी करीब होंगे और एक दिन सफल हो जाएंगे। तो साथियों चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये रहा आपके सामने, निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा संबंधित है। निर्धनता के दुष्चक्र की अवधारणा संबंधित है। द कॉन्सेप्ट ऑफ द विशियस सर्किल ऑफ द पॉवर्टी इज एसोसिएटेड विथ, किससे संबंधित है? निर्धनता का दुष्चक्र किसने सबसे पहले दिया था? किसने कहा था लोग गरीब इसलिए हैं क्योंकि वे गरीब हैं, ठीक है ना। गरीब इसलिए हैं क्योंकि वे गरीब हैं। निर्धनता का दुष्चक्र देने वाले पहले व्यक्ति थे ये क्या है, नर्स साहब। ये नर्स साहब ने, ध्यान रखिएगा, इन्होंने 1953 में आपने एक पुस्तक लिखी थी जिसमें इन्होंने कहा था प्रॉब्लम ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, प्रॉब्लम ऑफ द कैपिटल फॉर्मेशन में इन्होंने इस चीज को बताने की कोशिश किया कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी परिवार, कोई भी समाज निर्धन क्यों है। निर्धन इसलिए है क्योंकि वह निर्धन है। निर्धनता का दुष्चक्र उसने बताने की कोशिश किया, पूरी थ्योरी में उन्होंने दिया था। आपको इतना ध्यान रखना कि जो है ये किसने दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, कह रहा है चक्रीय निर्धन वे हैं, चक्रीय निर्धन, ठीक है ना। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, क्रॉनिक पुअर और दोज। क्रॉनिक पुअर क्या है? चक्रीय मतलब एक के बाद दूसरा, फिर एक, ध्यान रखिएगा। चक्रीय निर्धन का मतलब हुआ कि एक बार वो निर्धन होता है, फिर निर्धनता की श्रेणी से बाहर हो जाता है, फिर निर्धन हो जाता है,
और फिर निर्धनता की श्रेणी से फिर बाहर हो जाता है, फिर निर्धन होता है, फिर निर्धनता की श्रेणी से फिर बाहर होता है। इस तरीके से ये चलता रहता है, ठीक है ना। तो इसमें इसी के आधार पर हम लोग यहाँ पे ऑप्शन देंगे। इसमें देखिए पहला ऑप्शन है जो सदैव निर्धन रहते हैं। नहीं भाई, एक बार निर्धन होता है फिर निर्धनता से बाहर निकलता है, फिर निर्धन होता है। दूसरा है जो निरंतर निर्धन और गैर निर्धन होते रहते हैं। ये सही है आपका, ये वाला बी वाला। जो क्या होता है निरंतर हमेशा क्या होता है, एक बार निर्धन बन गए और फिर क्या है गैर निर्धन की श्रेणी में शामिल हो गए, ठीक है ना। ये वाला ऑप्शन आपका ज़्यादा सही है। जो अधिकांश समय तक धनी रहते हैं पर यदा कदा निर्धन हो जा रहते हैं, नहीं ये नहीं है। उपयुक्त में से सभी, तो आपका सही आंसर क्या होगा, बी वाला। तो बी वाला आपका सही आंसर है, इसको आप लोग करेंगे। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये आपके सामने। निम्नांकित में से कौन भारत में एक गरीबी रेखा का निर्धारण करता है। गरीबी रेखा का निर्धारण, ध्यान रखिएगा, अभी हमने आपको बताया था, पहले क्वेश्चन पे हमने बताया था भारत में गरीबी रेखा का वर्तमान में निर्धारण कौन करता है। पहले योजना आयोग करता था, अब नीति आयोग करता है। हमने अभी कहा था कि नीति आयोग के अनुसार वर्तमान में भारत में जो गरीबी है वह 11.25 है। कौन सी रिपोर्ट है, 15 जनवरी 2024 की रिपोर्ट के अनुसार। तो योजना आयोग अब नीति आयोग, ये वाला आपका आंसर सही होगा, ठीक है ना, डी वाला आंसर, ठीक है ना, ये आपका सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये रहा आपके सामने। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस समिति की संस्तुति के आधार पर भारत में गरीबी रेखा का आकलन किया जाता है ना। ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ विच कमेटी इज द पॉवर्टी लाइन इन इंडिया एस्टिमेटेड, है ना। गरीबी रेखा का जो निर्धारण है किस समिति की सिफारिश के आधार पर किया जाता है। आप यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है, दत्त समिति, लकड़वाला समिति, चिलैया समिति, चक्रवर्ती समिति। आपको इसको देखने से ही आपको लग जाएगा कि ठीक है ना, गरीबी रेखा से या गरीबों से संबंधित जो कोई भी समिति जो गठित की गई है वो कौन सी है। तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा लकड़वाला समिति। कौन है, लकड़वाला समिति। तो सही आंसर क्या होगा आपका, लकड़वाला समिति, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, लकड़वाला समिति। चलिए अगला क्वेश्चन ये आपके सामने क्या कह रहा है, भारत में नगरीय क्षेत्रों में बीपीएल परिवारों की पहचान के लिए निम्नलिखित में से कौन सी समिति गठित की गई थी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। एपीएल और बीपीएल का निर्धारण कैसे किया जाए, इसके लिए कौन सी समिति थी। सुरेश तेंदुलकर समिति, तेंदुलकर समिति दिया है, जी नहीं, तेंदुलकर समिति नहीं गठित की गई थी। सक्सेना समिति, लकड़वाला समिति, हाशिम समिति, जी हाँ वो समिति थी हाशिम समिति। हाशिम समिति ने पहली बार, ठीक है ध्यान रखिएगा, एपीएल और बीपीएल के निर्धारण के लिए अपनी सिफारिशें दी कि इसका निर्धारण कैसे किया जाए, इसका आधार कैसे बनाया जाए। इसके लिए कौन सी समिति थी, वह हाशिम समिति थी। तो ध्यान रखिएगा एपीएल और बीपीएल, बीपीएल का मतलब होता है बिलो पॉवर्टी लाइन, एपीएल का मतलब होता है ना एबव पॉवर्टी लाइन, ठीक है ना, गरीबी रेखा के नीचे और गरीबी रेखा के ऊपर, ध्यान रखिएगा। और कभी गठित की गई थी, ध्यान रखिएगा 1997, इसमें जो है 2000, ठीक है ना, 12 के लगभग इसको लागू किया गया था, ठीक है ना। चलिए आगे देख लेते हैं, आगे है निम्न में से कौन गरीबी उन्मूलन की विधि है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेथड ऑफ द पॉवर्टी एलिमिनेशन। गरीबी उन्मूलन, गरीबी उन्मूलन की कौन सी विधि है, कौन ऐसा काम है जो क्या करता है, गरीबी को दूर करता है, ठीक है ना। इसका यही सेंस है, आप इसको समझिएगा। उत्पादन गतिविधियों में अधिक निवेश, सीधी सी बातें भाई, ठीक है ना। उत्पादन अगर गतिविधियां बढ़ेंगी तो क्या होगी, गरीबी दूर होगी। बढ़ी हुई बचत, अगर लोग बचत करेंगे तो भी गरीबी दूर करेंगे। जनसंख्या नियंत्रण, जनसंख्या कम होगी तब भी गरीबी दूर होगी, क्योंकि ज़्यादातर समस्या तो जनसंख्या वृद्धि के कारण गरीबी बढ़ती है, ठीक है ना। उपयुक्त में से सभी, तो सही आंसर हो गया आपका सभी, उपयुक्त में से सभी, ऑल ऑफ दी एबव, उपयुक्त में से सभी, ये सही आंसर आपका ये होगा डी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये रहा आपके सामने। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का संबंध निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है ना। यहाँ ध्यान रखिएगा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में कह रहा है।
ठीक है ना, क्या कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, है ना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करके फिर उसी से आंसर देना है। तो बहुत ही जो है इससे सावधानी पूर्वक इसके स्टेटमेंट को पढ़ेंगे और फिर हम उसको कोरिलेट करेंगे। देखिए, मुख्य उद्देश्य था सब्सिडाइज कीमतों पर आवश्यक वस्तुओं को प्रदान करना। जी हाँ, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से सरकार क्या करती है, आम जनता को, आम लोगों को वे आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराती है जो कि उनके जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। पहले इसके तहत कई चीज़ें, 5 चीज़ों को केंद्र सरकार उपलब्ध कराती थी, जिसमें गेहूं था, चावल था, उसमें चीनी था, केरोसिन तेल था, ठीक है ना, और उसमें जो है ये सब केंद्र सरकार उपलब्ध कराता था। कुछ वस्तुएं राज्य सरकार के द्वारा भी उपलब्ध कराई जाती थी, जिसमें कोटा के माध्यम से उपलब्ध होता था। खाद्यान्न तेल होता था, ठीक है ना, कोई कपड़े भी उपलब्ध कराए जाते थे। ये सब चीज़ें वहाँ पे की जाती थी। तो ध्यान रखिएगा, तो इसका जो उद्देश्य था ये तो था ही, ठीक है ना। दूसरा, यह कीमत सहायक कार्यक्रम की तरह प्रारंभ किया गया था। कीमत में सहायता के लिए ये नहीं, ये सही नहीं है। फिर क्या है, खाद्य सब्सिडी राज्य सरकारों के द्वारा दी जाती है। जी हाँ, जो खाद्यान्न पर सब्सिडी दी जाती है वो कौन देती है, स्टेट गवर्नमेंट देती है, ये भी सही है। तो इस तरीके से आपका पहला और तीसरा सही है, तो पहला और तीसरा ये वाला आपका सही आंसर है, पहला और तीसरा। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, क्या कह रहा है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लक्ष्य है, द ऑब्जेक्ट ऑफ द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का क्या लक्ष्य है, ठीक है ना, लक्ष्य क्या है, गरीबों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना, गरीबों को खाद्य सुरक्षा, टू प्रोवाइड फूड सिक्योरिटी टू द पुअर, ठीक है ना, गरीबों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना। दूसरा है जमाखोरी एवं कालाबाजारी रोकना, टू प्रोविडेंट होर्डिंग एंड ब्लैक मार्केटिंग, ठीक है ना, यहाँ पे जमाखोरी कालाबाजारी को रोकना भी था, गरीबों को ये भी सही था, ये भी था उसमें शामिल, व्यापारियों के द्वारा अधिक मूल्य लिए जाने पर रोकना, ये भी सही था। इस तरीके से इसका सही आंसर डी वाला होगा, है ना, उपयुक्त में से सभी। तो आपका डी वाला इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये रहा आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण भारत में गरीबी दूर करने हेतु था, है ना, गरीबी को दूर करने के लिए कौन सा कार्यक्रम संचालित किया गया था। साथियों, गरीबी को दूर करने के लिए कौन सा कार्यक्रम संचालित किया गया था, तो ध्यान रखिएगा IRDP, है ना, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये भी चलाया गया था। कब चलाया गया था, 2 अक्टूबर कब, 1980 को। ट्राइसेम कार्यक्रम, ट्रेनिंग फॉर रूरल यूथ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिशन, इसे भी किया गया था 15 अगस्त कब, 1977 को, 79 को। फिर NREP, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, इसे भी किया गया था 2 अक्टूबर 1980 को। ध्यान रखिएगा, दोनों योजनाएं, ये वाली योजना और ये दोनों एक साथ चलाई गई थी इंदिरा गांधी के समय में, छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो सही आंसर होगा आपका डी वाला, वो प्रयुक्त सभी, ये सभी कार्यक्रम जो है चलाए गए थे, किसके लिए, है ना, जिससे कि गरीबी को दूर किया जा सके। चलिए अगला क्वेश्चन रहा ये आपके सामने, क्या कह रहा है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP ने निर्धनता को निम्नलिखित श्रेणियों को पहचान की है, इसमें से कौन सी, मतलब सही है, जो है UNDP, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम ने गरीबी के निर्धारण के लिए जो श्रेणी को मानक माना है वो 2 माना है, ठीक है ना। वो कौन सा है, एक आय निर्धनता और दूसरा क्या है, मानव निर्धनता, इन दोनों को माना है। और इस आधार पर हम कह सकते हैं सी वाला आंसर आपका सही होगा। सही आंसर क्या होगा आपका, सी वाला, ठीक है ना, क्योंकि इसमें ए और बी दोनों सम्मिलित है, ठीक है ना। तो ये रहा आपका ये वाला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं साथियों, मानवीय गरीबी सूचकांक किस वर्ष में विकसित किया गया,
ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स जो है कब जारी किया गया, कब विकसित किया गया इसको, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स जो है ये जिसे हम लोग क्या कहते थे, HPI, क्या कहते थे, HPI, इसको कब किया गया था, 1997 में, 1997 में। फिर ध्यान रखिएगा HPI के स्थान पर अब आ गया है MPI, क्या आ गया है, MPI, मल्टीलेटरल पॉवर्टी इंडेक्स। एक कब, 2010 में, एक कब बनाया गया, 2010 में। तो ध्यान रखिएगा, तो सही आंसर क्या होगा, इसमें से देख लीजिएगा, आपका सी वाला आंसर सही होगा। तो सी वाला आंसर आपका सही है, 1997 में, ठीक है ना। इस सूचकांक को किसने, UNDP के द्वारा ही इसे जारी किया गया था। चलिए अगला, चलिए तो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या कह रहा है ना। क्वेश्चन को देखिए हम लोग, UNDP का बहुआयामी निर्धनता सूचकांक कितने प्रत्यय या इंटीग्रेटर्स से बना है, कितने इंटीग्रेटर्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना क्वेश्चन। तो 8 है, 12 है, 10 है, 14 है। तो सही आंसर होगा आपका 10 इंटीग्रेटर्स, है ना। UNDP ने जो MPI को जारी किया है 2010 में, जो बनाया है, उसके 10 इंटीग्रेटर्स, उस 10 इंटीग्रेटर्स में 3 क्षेत्रों को लिया है, उस 3 क्षेत्रों से, ठीक है ना, उन्होंने क्या किया, 10 इंटीग्रेटर उसको लिए हैं और फिर जाकर के इस सूचकांक को तैयार किया गया है। वे कौन से हैं, पहला तो है आपका स्वास्थ्य, इस स्वास्थ्य क्षेत्र से पहला इंटीग्रेटर से इन्होंने लिया, पहला स्वास्थ्य क्षेत्र से जो लिया इन्होंने वह लिया बाल मृत्यु दर, बाल मृत्यु दर, चाइल्ड डेथ रेशियो। दूसरा लिया इन्होंने पोषण स्तर, क्या लिया, पोषण स्तर, ध्यान रखिएगा, पोषण स्तर। इसके बाद इन्होंने लिया शिक्षा को, शिक्षा को यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे तीसरा इंटीग्रेटर्स और चौथा इंटीग्रेटर्स, 2 इंटीग्रेटर्स यहाँ से लिए गए। यहाँ पे है सकल नामांकन, स्कूल में जो बच्चों का सकल नामांकन होता है वो कितना हो रहा है, और फिर क्या है, स्कूल अवधि, कि एक बच्चा स्कूल कितने समय तक रहता है, स्कूल अवधि, इसको शामिल किया। इसके बाद जीवन स्तर लिया इन्होंने, क्या लिया, जीवन स्तर, और जीवन स्तर के ध्यान रखिएगा 6 पैरामीटर इन्होंने लिए जीवन स्तर के, वे कौन कौन से थे, ठीक है ना। पांचवा था भोजन बनाने का ईंधन, भोजन बनाने का ईंधन, एक छठा था, इसको ध्यान रखिएगा। फिर अगर हम देखें, सॉरी ये 5वां था, छठा कर देखें तो स्वच्छता, क्या, स्वच्छता, स्वच्छता को हम लोग देखते हैं शौचालय के रूप में, शौचालय है कि नहीं। 7वां इंटीग्रेटर्स, 7वां इंटीग्रेटर्स क्या था यहाँ पे, पेयजल। 8वां विद्युत, क्या था, पेयजल, पेयजल, इनको स्वच्छ पेयजल उपलब्ध हो पाता है कि नहीं। 8वां है विद्युत, क्या है, विद्युत। 9वां और 10वां, ध्यान रखिएगा ये इंडिकेटर्स जो है ये काफी महत्वपूर्ण है। आवासीय फर्श, क्या उनके आवास में फर्श है, आवासीय फर्श, और फिर है परिसंपत्ति, आवासीय फर्श, आवासीय फर्श, और फिर 10वां क्या है, परिसंपत्ति, ध्यान रखिए। ये 6 जो है पैरामीटर के आधार पर UNDP क्या करता है, गरीबी का निर्धारण करता है। और एक चीज और आपको बता दें, इन तीनों को 1/3, 1/3, 1/3 ही भार दिया गया है। अगर पैरामीटर की बात करें तो यहाँ पे देखें 1/6 भार दिया जाता है, इस पे भी 1/6 भार दिया जाता है। तो एक कितने हो गए, 2/6, मतलब 1/3 हो गया, काट लेंगे तो यहाँ पे भी 1/6, यहाँ पे भी 1/6, इन दोनों को जोड़ लेंगे तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 1/3। इन जो और भी जो पैरामीटर है, जैसे यहाँ पे तो 1/18
इसका भी 1/18 जितने भी पैरामीटर हैं 1/18, फिर यहाँ पे 1/18, फिर 1/18, फिर 1/18, ठीक है ना। इस तरीके से 6 पैरामीटर है। इन 6 को अगर 1/18 को जोड़ेंगे तो ये भी कितना आएगा 1/3। इन सबको जोड़ लेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा 1/3 के बराबर हो जाएगा। कितना होगा 1.3 के बराबर। और तीनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है ना। क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ये पैरामीटर थे, ठीक है ना। चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन यार आपके सामने क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सूचकांक भारत में गरीबी की तीव्रता के माप के लिए उपयुक्त है, ठीक है ना। गरीबी में तीव्रता के लिए कौन सा मापक इस समय प्रयोग में लाया जाता है, ठीक है ना। ध्यान रखिए, मानव विकास सूचकांक, जी नहीं, ये नहीं लाया जाता है। दूसरा है लिंग असमानता सूचकांक, जेंडर इनइक्विटी इंडेक्स नहीं। मानव गरीबी सूचकांक नहीं। ये लाया जाता है बहुआयामी गरीबी सूचकांक। अभी हम लोगों ने इसके बारे में बात किया, तो सही आंसर आपका क्या होगा डी वाला। सही आंसर क्या होगा आपका डी वाला, ये वाला आपका सही आंसर होगा। तो डी आपका सही आंसर होगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा आपके सामने। निम्न में से कौन निर्धनता के लिए उत्तरदायी नहीं है। निर्धनता के लिए कौन सी जो है ये व्यवस्था है जो उत्तरदायी नहीं है। मतलब यहाँ पे ध्यान रखिए, उत्तरदायी नहीं है, इस पे फोकस करिए। अपर्याप्त समृद्धि दर ये उत्तरदायी है, ठीक है ना। दूसरा, जनसंख्या में उच्च वृद्धि दर, ये भी उत्तरदायी है। क्या, जनसंख्या को बढ़ाने के लिए। बेरोजगारी, ये भी गरीबी को बढ़ाने में मदद करता है। बढ़ता निवेश दर नहीं, बढ़ता अगर निवेश बढ़ेगा तो गरीबी नहीं समृद्धि की ओर इंगित करेगा। तो ये निवेश दर ये नहीं है, बाकी सभी हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्वेश्चन के अनुसार आप आंसर लगाएंगे डी। क्या लगाएंगे डी। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। भारतीय सामाजिक संरचना का मुख्य लक्षण है, मेन फीचर ऑफ द इंडियन सोसाइटी स्ट्रक्चर आर। भारतीय संरचना का मुख्य लक्षण क्या है, ध्यान रखिएगा। भारतीय संरचना की, सामाजिक संरचना की बात कर रहे हैं यहाँ पे। सामाजिक संरचना, संरचना कई प्रकार की होती है। सामाजिक संरचना, आर्थिक संरचना, राजनीतिक संरचना, सांस्कृतिक संरचना। यहाँ पे सामाजिक संरचना की बात कर रहा है। तो सामाजिक संरचना के लक्षण क्या है। गांव में अधिक जनसंख्या, जी हाँ, गांव में अधिक जनसंख्या है, यह तो सामाजिक संरचना में हमारी पाई जाती है। विभिन्न धर्म, ये भी हमारी सामाजिक संरचना का एक कंपोनेंट है, एक भाग है। विभिन्न धर्म पाए जाते हैं, विभिन्न जातियां भी पाई जाती हैं, ये भी सामाजिक संरचना में है हमारे। निर्धनता सामाजिक संरचना नहीं है, आर्थिक संरचना के अंतर्गत इसे कंसीडर किया जाता है। इसका मतलब इसे हम इसमें शामिल नहीं करें। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा आपका पहला, दूसरा और तीसरा। तो इस तरीके से ये वाला ऑप्शन आपका होगा सही, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। बेरोजगारी समस्या से गरीबी बढ़ती है क्योंकि। बेरोजगारी, अगर जो बेरोजगारी की समस्या होगी तो गरीबी बढ़ती है। उसका मुख्य कारण क्या है, उसका मुख्य कारण है गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या बढ़ती है। जी हाँ, यही मेन कारण है, ठीक है ना। तो आपका सही आंसर पहले ही मिल गया, ठीक है ना। तो पहला ही आपका आंसर मिल गया, तो ये वाला इसका सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। कथन है, ठीक है ना, और कारण है। कह रहा है विकास की ऊंची दर के साथ साथ शिक्षित बेरोजगारी बढ़ती है। अगर विकास होता है तो शिक्षित बेरोजगारी बढ़ती है। जैसे भारत में एक विकास की एक जो है हवा चल रही है, लेकिन यहाँ पे शिक्षित बेरोजगारी बहुत तेजी से बढ़ती है। क्यों बढ़ती है, अब दूसरा दिया है, यह तब होता है जब व्यवसायिक शिक्षा की कमी होती है। जी हाँ, ये भी बातें सही है भाई। अगर व्यवसायिक शिक्षा दी जाएगी तो लोगों को रोजगार मिलेगा, तो शिक्षित नहीं होंगे, व्यवसायिक से जो है बेरोजगार होंगे। तो इसके पीछे रीजन यही है कि ये तब होता है जब व्यवसायिक शिक्षा की कमी होती है। तो कथन भी सही है और कारण भी सही है, ठीक है ना। ये स्टेटमेंट जो कहा गया ये भी सही है और एक कारण भी सही है। तो इस तरीके से दोनों सही है और ये व्याख्या भी करा। तो आंसर आपका क्या होगा, ये वाला आंसर सही होगा।
तो सही आंसर क्या होगा? ए वाला। ठीक है ना, ए और आर दोनों सही हैं और व्याख्या भी कर रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा आपके सामने। भारत में अधिकांशतः बेरोजगारी है। ठीक है ना, भारत में जो बेरोजगारी है वो किस प्रकार की बेरोजगारी है? अधिकांशतः मतलब ज्यादा से ज्यादा कौन सी है? प्रौद्योगिकी है, चक्रीय है, संघर्ष संबंधित है या संरचनात्मक है? इस संरचनात्मक बेरोजगारी, भारत में मुख्य रूप से जो बेरोजगारी पाई जाती है वो संरचनात्मक बेरोजगारी पाई जाती है। तो इस तरीके से आपका आंसर क्या होगा? डी वाला सही होगा। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, क्या कह रहा है? प्रच्छन्न बेरोजगारी की सामान्यतः अर्थ होता है कि प्रच्छन्न बेरोजगारी, ठीक है ना, ध्यान रख लीजिएगा। प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या है? प्रच्छन्न बेरोजगारी को छुपी हुई बेरोजगारी भी कहते हैं, है ना। डाइजेस्ट अनएम्प्लॉयमेंट जनरली मीन्स दैट, ये सामान्यतः क्या होता है? ठीक है ना, तो प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होती है? ध्यान रखें, लोग बड़ी संख्या में बेरोजगार रहते हैं, ऐसी बातें नहीं है। वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध नहीं होता है, श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य होती है। ध्यान रखिएगा, प्रच्छन्न बेरोजगारी की सबसे बड़ी समस्या जो है पहचान है कि व्यक्ति की जो है सीमांत उत्पादकता शून्य होती है। ये होता क्या कि जनरली ध्यान रखिएगा ग्रामीण क्षेत्रों में और कृषि के क्षेत्र में पाया जाता है। मैं कहने का मतलब जहाँ पे 2 लोग काम करके किसी काम को फिनिश कर सकते हैं, वहाँ पे जब 4 लोग लगते हैं और काम को तब भी फिनिश होता है, तो जो 2 लोग लगते हैं तो दिखाई तो देता है वो काम कर रहे हैं, लेकिन उनके काम का कोई भी प्रतिफल नहीं है। ठीक है ना, मतलब उनके लगने से उसके प्रोडक्शन में कोई भी इंक्रीजिंग नहीं है, जिसका मतलब सीमांत उत्पादकता एक सीमा के बाद उत्पादकता क्या हो जाती है? शून्य हो जाती है। इसलिए तो ये वाला आपका ऑप्शन सही होगा। तो श्रमिक की जो सीमांत उत्पादकता होती है वो क्या होती है? वो शून्य होती है। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की वृद्धि दर को रोजगार प्रतिस्थापन बहुत कम है? रोजगार प्रतिस्थापन मतलब कहाँ पे अगर वृद्धि होगी तो रोजगार की जो समस्या है वो सॉल्व नहीं होगी, बहुत तो कम होगी। मतलब रोजगार बढ़ेगा लेकिन ना के बराबर बढ़ेगा, बहुत कम होगा। विनिर्माण क्षेत्र में अगर वृद्धि हो रही है तो रोजगार बढ़ेंगे, वित्तीय सेवाएं अगर बढ़ रही हैं तो रोजगार बढ़ेंगे, निर्माण क्षेत्र में हो रहा है तो बढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे मिश्रित खेती, मिश्रित खेती का मतलब कई लोग अपनी खेती को मिला करके खेती करें तो मिश्रित खेती हो गई। तो ये कोई जो है ए ऑप्शन में होगा कि ये आपका जो है रोजगार की समस्या को ये बनाए रहेगा, बहुत कम इससे प्रभाव पड़ेगा। इस तरीके से साथियों हम लोगों ने आज के भारतीय अर्थव्यवस्था के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक गरीबी और बेरोजगारी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा है। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमारे इस तरीके की वीडियो आप लोगों के पास बहुत जब भी हम लोग डालें तो आपको तुरंत प्राप्त हो सके। थैंक यू वेरी मच। हम लोग फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ।